अभी जो आपने क्लिप्स देखी ये थी लीटर क्लास कैटेगरी की सबसे ज़्यादा बदनाम सुपर बाइक, और ये इस हद तक बदनाम है कि लोग इसे डेथ मशीन के नाम से बोलते हैं। बाइकर कम्युनिटी के अंदर इस बाइक को लेके एक अलग ही डर है, लोग इसको चलाने से डरते हैं, और इस बाइक का नाम है कावासाकी निंजा ZX-10R। लेकिन ऐसा क्यों है, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानते हैं कि ये राइडर्स की गलती होती है या फिर एक कावासाकी का एक इंजीनियरिंग फ्लो है। क्योंकि लीटर क्लास कैटेगरी के अंदर हमारे पास बहुत सारी बाइक्स आती हैं और किसी बाइक के साथ इतना कुछ कभी देखने को ही नहीं मिला, जैसे जर्मन मेड BMW S1000RR और दी माइटी बूसा जो धूम मूवी के अंदर भी आई थी 1340cc, और का डुकाटी पानीगाले V4 जिसका भी एक अलग ही क्रेजी फैन बेस है, और दी ग्रेट होंडा CBR फायरब्लेड RRR, और कावासाकी खुद की बाइक निंजा H2 जिसे गॉड ऑफ स्पीड भी बोलते हैं। लेकिन उसके साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो वाई ZX-10R क्यों, ऐसा आखिर क्या है? तो आज की इस वीडियो के अंदर चलिए हम कुछ बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि टैंक स्लैपर क्या होता है, डेथ वोबल क्या होता है, और क्यों लोग इसको चलाने से डरते हैं और इसे डेथ मशीन क्यों बोला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इन सब पॉइंट्स को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, हमें 2004 में चलना होगा, जहाँ से इस बाइक की शुरुआत हुई थी। और 2004 के अंदर ये बाइक जब पहली बार आई थी तब भी इसे विडो मेकर कहा गया था कावासाकी के फैंस के द्वारा, क्योंकि इस बाइक के अंदर उस समय कंपनी से कोई भी स्टीयरिंग डैम्पर तक भी नहीं आता था, और प्योर 175 bhp की पावर और सिर्फ 170 kg का वेट। ये पावर टू वेट रेशो उस समय किसी ने सुना भी नहीं था, और होंडा यामाहा जैसी कंपनियों की भी नींद उड़ गई थी। और उसके बाद 2008 के अंदर आती है सेकंड जनरेशन कावासाकी निंजा ZX-10R, जो इस समय और ज़्यादा ब्रूटल हो चुकी थी। लेकिन इस समय कंपनी ने इसको पावर को लिमिट करने के लिए इसके अंदर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर दिए थे। जैसे कंपनी की तरफ से एक इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर मिलता था। अब इस इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर को आप थोड़ा याद रखना, क्योंकि आगे इस वीडियो के अंदर इसका बहुत बार जिक्र होगा, और यही इस बाइक की मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज के दिन इसे डेथ मशीन बोला जाता है। और फिर 2008 के बाद 2011 के अंदर इस बाइक की आती है थर्ड जनरेशन, और थर्ड जनरेशन के साथ और भी ज़्यादा पावरफुल, और भी ज़्यादा स्मूथ और सेफ हो गई थी। अब कितना सेफ हुई थी इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, क्योंकि कंपनी ने इसके अंदर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर दिए थे। इसके अंदर व्हीली कंट्रोल आ गया था, ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया था, साथ में ABS भी आ गया था, और अब इस बाइक की पावर बढ़कर 200 HP हो गई थी। और इतनी पावर को संभालने के लिए इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का देना तो लाजमी ही था। और इसके बाद 2016 के अंदर आती है फोर्थ जनरेशन कावासाकी निंजा ZX-10R, जो अब तक की सबसे बेस्ट 10R थी, और सब लोग इसके कहते हैं क्योंकि इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कावासाकी ने इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी दी थी और 5 लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल दिया था, ताकि ये रोड के ऊपर और चिपक के चले और ये इसके अंदर ऊपर से ना उठे। और इस बाइक के साथ ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अंदर नहीं दिए गए थे, और पूरा इस बाइक को बदल दिया था। और यहाँ से शुरुआत होती है हमारी आज की 10R की, क्योंकि 2016 वाली 10R के बाद आती है हमारे पास ये वाली 10R, जो कि अभी एट प्रेजेंट के अंदर चल रही है। और ये इसका KRT एडिशन है, जो इसका काफ़ी अच्छा एडिशन है। और अब बात करते हैं इस बाइक की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इस बाइक की इतनी सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी, इसकी बाइक की प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी इसकी फर्स्ट जनरेशन से, जो 2004 के अंदर आई थी, जिसे विडो मेकर भी कहते थे। अब आप खुद एक बात का अंदाज़ा लगाओ, एक 170 kg की बाइक जिसके अंदर आपको 175 HP की पावर मिलती है, और रैम एयर इनटेक के साथ ये पावर बढ़कर 180 HP हो जाती है, और उसके अंदर आपको कोई ट्रैक्शन कंट्रोल, कोई स्टीयरिंग डैम्पर नहीं मिलता। और 2004 के अंदर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी इस हिसाब से कैपेबल नहीं था कि वो इस बाइक को रोक सके 2 सेकंड के अंदर 0 to 100 km/h की स्पीड। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स तो होंगे ही ना, तो वहीं से इस बाइक की ऐसी कंडीशन शुरू हुई। 2004 के अंदर कावासाकी काफ़ी ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो गया था अपनी इस बाइक को लेकर, और वो एक ऐसा बीस्ट बना बैठे जिसको लोग संभाल ही नहीं पाए। लोग काफ़ी अनस्किलफुल भी थे जो इसको चलाने वाले थे, और एकदम प्रोफेशनल राइडर्स भी इस बाइक को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इतनी ज़्यादा पावर थी इसके अंदर। आपको वैसे लग नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ब्रूटल हो जाता है 180 HP 2004 के लिए। और ये गलती कावासाकी उस समय कर बैठे, हालांकि उन सेकेंड जनरेशन के साथ उन्होंने इसे सुधारने की कोशिश भी की, इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिए, डैम्पर भी दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बाइक का एक लोगों के अंदर माइंडसेट बन चुका था, और ये गलती कावासाकी को इतनी भारी पड़ी कि आज तक ही उन्हें ये हॉन्ट कर रही है। और हमारे इंडियन राइडर्स भी कुछ काफ़ी ज़्यादा इसके शिकार हो, जैसे प्रो राइडर 1000 का भी एक्सीडेंट हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली उनकी जान नहीं बच पाई। और काफ़ी सारे जो नॉन यूट्यूबर राइडर्स हैं 10R के, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन उनके पास तो मॉडर्न जनरेशन थी, तो उसके अंदर ऐसी क्या दिक्कत है मॉडर्न जनरेशन के अंदर, ये तो 2004 की बात थी। मॉडर्न डे ZX-10R के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर की। अब स्टीयरिंग डैम्पर आसान भाषा में समझाऊं तो एक स्टीयरिंग के लिए एक सस्पेंशन का काम करता है जो स्टीयरिंग को स्टिफ बना देता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर कई बार फेल हो जाता है। और हाई स्पीड के अंदर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं हम टैंक स्लैपर, क्योंकि उस समय स्टीयरिंग इतना तेज़ घूमने लग जाता है, वो स्टीयरिंग आपके टैंक को हिट करता है और बाइक काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं।
और जो BMW S1000RR या फिर डुकाटी वगैरह आती है उनके अंदर आपके पास आता है मैनुअल स्टीयरिंग डैम्पर, और मैनुअल स्टीयरिंग डैम्पर की एक एडवांटेज होती है आप उन्हें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसीलिए वो बाइक काफ़ी ज़्यादा और स्टेबल हो जाती हैं। तो बात अब ये आती है कि सिर्फ स्टीयरिंग डैम्पर की वजह से ये सब होता है, तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ स्टीयरिंग डैम्पर हमेशा ब्लेमेबल नहीं होता, एक राइडर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक 200 HP की बाइक को चला रहा है तो उस समय से चलाए, उसे उस हिसाब से चलाए और उसे टाइम पर कंट्रोल रखे अपनी। तो ये तो बात रही इन सब की है। तो अब बात करते हैं ZX10R क्या लेनी चाहिए। तो जी हाँ, एक काफ़ी अच्छा इंजीनियर्ड प्रोडक्ट है और अब ये काफ़ी अच्छा हो चुका है। बस आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर हटाकर अगर मैनुअल स्टीयरिंग डैम्पर लगा सकें तो एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये S1000RR से सस्ती भी है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और कावासाकी एक काफ़ी रिलायबल ब्रांड भी माना जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने एड्रेस किया कावासाकी निंजा ZX10R की प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन, और इसको क्यों एक डेथ मशीन बोलते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप और किसी टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में नीचे कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।